यहाँ आते आते कई सारे साथी जो साथ थे वे स्वाभाविक रूप से पूछते रहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आपका कितना संपर्क आया, कितना साथ में काम किया। और मैंने उन्हें कहा कि मैं जनसंघ के निर्माण के समय से लेकर के और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आरंभिक 10 साल राजस्थान में हुआ करता था। जीवन के पहले 20 वर्ष मैंने कराची में बिताए। जन्म कराची में हुआ और 47 तक मैं कराची में था। 47 में जब विभाजन हुआ, स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन की त्रासदी देखने को मिली, तब उसके बाद मैं राजस्थान आया और 10 साल राजस्थान में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करता था, इसीलिए पूरा राजस्थान भी देखा। उसी काल में जनसंघ का निर्माण हुआ और उसी काल में समय समय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलने का अवसर भी मिला, लेकिन वो भी केवल मात्र 51 में अगर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 51 से लेकर के और 53 तक ही रहे, अर्थात कि केवल मात्र 2-2.5 साल। भारतीय जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भी उसी काल में हुआ था। और इसलिए मुझे स्मरण है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी वक्तृत्व कला, और वो वक्तृत्व कला उनकी जो थी वो प्रमुख रूप से तो अंग्रेजी में थी या बंगला में थी। मैं पत्रकार के नाते कभी कभी अगर संसद में जाता था तो अगर डॉक्टर मुखर्जी बोलने वाले हैं, ये अगर सूचना ही मिलती थी लोगों को, तो पूरा सदन, सांसद सब ठसाठस वो भरे रहते थे सुनने के लिए कि डॉक्टर मुखर्जी क्या बोलते हैं। और उस पहली लोकसभा में जितना मैंने पत्रकार के रूप में देखा, मैं हमेशा कहा करता था कि संसद के जो सबसे उत्कृष्ट वक्ता थे, 2, अगर मैं किसी का नाम लूं तो उस पहली लोकसभा में वो दोनों मुखर्जी थे। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के और एक सीपीआई के हिरेन मुखर्जी, दोनों बहुत उत्कृष्ट वक्ता थे। बहुत, यहाँ तक कि मैं कभी कभी स्मरण करता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जब स्वर्गवास हुआ, कई वर्ष बाद की बात है, तो रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ी सभा हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उसमें हिंदी में तो स्वाभाविक रूप से सबसे उत्कृष्ट जिन्होंने बहुत ही तेजस्वी उस दिन पंडित जी के बारे में विचार व्यक्त किए थे, वो तो वाजपेयी जी थे। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो शायद सबसे अच्छे वक्ता उस दिन, जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और वो पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलते हुए, तो वो हिरेन मुखर्जी थे। आश्चर्य की बात है, लेकिन उनके अंदर वो उदारता थी कि वो दूसरे विचारधारा का भी व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है तो उसके बारे में इस प्रकार की बात कह सके। मैं आपको बता रहा था कि कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जनसंघ का। मैं राजस्थान से एक प्रतिनिधि के रूप में गया था। उन दिनों में थोड़े से लोग थे हम, और उन थोड़े से लोगों में राजस्थान से गए हुए मेरे साथ भैरव सिंह शेखावत भी थे उस कानपुर के अधिवेशन में। और उसी कानपुर के अधिवेशन में
आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मुखर्जी अपने साथ उड़ीसा के गणतंत्र परिषद के कई लोगों को साथ लाए थे, केवल प्रतिनिधि के रूप में कि भाई आप चलो हमारा जनसंघ का अधिवेशन देखो, पहला पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, देश भर के लोग आएंगे, आप चलिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बात का एहसास उस एक कदम से हमको मिला कि इस व्यक्ति की कितनी दूरदृष्टि है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है कि पूरे के पूरे देश पर, सभी प्रदेशों में और कांग्रेस पार्टी छाई रहे। अगर ये होगा, ये हेगेमनी होगी, एकाधिकार होगा कांग्रेस पार्टी का, तो देश में लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। इसीलिए अब हम अपनी नई एक पार्टी शुरू कर रहे हैं, जनसंघ शुरू किया है, 51 में शुरुआत हुई थी। तो उस 51 में आरंभ की हुई पार्टी, वह देश भर में कितना समय लगेगा फैलने में और कितनी ताकत होगी, इसीलिए हमको और पार्टियों से भी अपने को जोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कल्पना पहली बार हमको तब समझ में आई कि अगर कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार तोड़ना है तो अन्य कांग्रेस विरोधी दलों से भी मित्रता करने का क्रम शुरू होना चाहिए। ये इतनी आरंभ की बात है और इसका संदर्भ आज की परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के पूर्ण विलीनीकरण के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। आज चर्चा उसकी कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस की। और वो बलिदान क्यों हुआ? क्योंकि उनका संघर्ष जो पहला पहला शुरू हुआ वो इस बात के लिए हुआ कि हिंदुस्तान में तो इतने सारे रजवाड़े थे, 500 रजवाड़े थे, सब के सब पूरी तरह से भारत में विलीन हो गए। ये क्या विडंबना है कि एक जम्मू कश्मीर का प्रदेश, जम्मू कश्मीर का राज्य, वह सीमित मात्रा में ही भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और कानपुर अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सबसे महत्वपूर्ण जो नारा देश को दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वह यह था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब यह दृष्टिकोण है, कोई साधारण नहीं है। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी न भी हो कि डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर जो जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे, कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे, ये दोनों पंडित नेहरू के पहले पहले मंत्रिमंडल में कैसे आए और पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में इतना प्रमुख स्थान उनको कैसे मिला कि एक तो कानून मंत्री ही नहीं, लेकिन कानून मंत्री के साथ साथ वे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। उनको भी स्वयं को आश्चर्य हुआ। और डॉक्टर मुखर्जी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मंत्री बनाया गया। साधारणतः उनकी नॉर्मल जो, जिसको हम अगर विशेषता समझें तो वो तो शिक्षाविद थे, शिक्षा का क्षेत्र होता, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का उस नई सरकार में महत्व था। ये सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बड़ी बड़ी बनी हैं और जो जिन्होंने कईयों ने नाम भी कमाया है, वो सब डॉक्टर मुखर्जी की देन है भारत के लिए। लेकिन महत्व की बात यह है कि मेरी जानकारी में गांधी जी से जब मिले थे पंडित नेहरू मंत्रिमंडल बनाने से पहले, तो उन्होंने उनको कहा था कि मुझे लगता है कि तुम स्वाभाविक रूप से
कांग्रेस के लोगों से परिचित हो तो तुम्हारे सारे मंत्रिमंडल में अधिकांश स्वाभाविक रूप से तुम्हारे परिचित कांग्रेस जन होंगे। लेकिन मैं दो नामों का तुम्हारे सामने सुझाव दे रहा हूं, जो कि वैसे आलोचक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जिनको अगर मंत्रिमंडल में लिया जाएगा तो तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी कुछ सरकार का बनेगा, और साथ साथ उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा जो है वो संविधान के निर्माण में और नई सरकार के काम में भी सहायक होगी। इस कारण मैं नाम सुझा रहा हूँ, और उन्होंने ये दोनों नाम सुझाए, एक डॉक्टर अंबेडकर का और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और दोनों को उन्होंने समाविष्ट किया महत्वपूर्ण काम दे करके। डॉक्टर अंबेडकर का ने तो लिखा है कहीं का, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे ये जवाबदारी दी गई। वो बहुत तीखी आलोचना करते थे, बहुत तीखी। उनके कोई भाषण पढ़े कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने कहे हैं, वो कांग्रेस तो छोड़िए, लेकिन जिन्होंने ये सुझाव दिया उन गांधी जी के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत तीखा लिखा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वभाव में नहीं था तीखापन, लेकिन आलोचक थे, और आलोचक होने के कारण ही जब बाद में जैसे ही संविधान बन करके पूरा हुआ, यह 1949 में लगभग हुआ, चाहे तय ये हुआ कि 50 की 26 जनवरी को उसको फॉर्मली घोषित किया जाएगा, लेकिन लगभग उसी समय तय हो गया कि पहला आम चुनाव हम 52 में करेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो लगभग तय हो गया कि 52 में पहला आम चुनाव होगा, और इसीलिए उन्हीं दिनों में ये चर्चा चल रही थी कि भाई एक नई पार्टी बने तो अच्छा होगा। हम में से बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हमें बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी जुड़े रहे हुए होंगे। मैं स्वयं 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, और 42 से लेकर के और 47 तक ये 6 साल मैं कराची में था। और उस काल में कभी कभी हम संघ में भी इसकी चर्चा करते थे कि हम लोग राजनीति में सक्रिय क्यों हैं। तो एक वाक्य था जो डॉक्टर हेडगेवार ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि a slave country can have no politics। एक गुलाम देश, उसकी क्या राजनीति होगी? राजनीति तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आएगी, उसके बाद राजनीति में दिलचस्पी कोई ले तो लेना चाहे तो ले। और इसीलिए स्वाभाविक है कि जनसंघ के निर्माण की चर्चा भी कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 47 के बाद शुरू हुई। और उस काल में मैंने आपको बताया ना कि मैं राजस्थान में था, तो वहाँ कभी कभी सूचना मिलती थी, पता लगता था, और मुझे तब वहीं पर एक अनुभव आया जिसका मैं उल्लेख कई बार करता हूँ कि हिंदुस्तान भर में जितने सारे जनसंघ के लोग लोकसभा के लिए चुने गए, वो कितने चुने गए? पहली लोकसभा में 3, पता है प्रभात जी को, 3 चुने गए, और 3 में से 2 पश्चिम बंगाल के थे और एक राजस्थान का था, 3। और 3 में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे बंगाल से, उनके साथ एक बैनर्जी और आए थे वहाँ से। लेकिन राजस्थान से जो थे वो थे वास्तव में मध्य प्रदेश के, लेकिन चुने गए थे राजस्थान से। उनका नाम था बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी, वे राजस्थान से चुने गए। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बताऊं अगर, तो विधानसभा में भी हमने अधिकांश विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे हिंदुस्तान भर में, और सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के 35 लोग चुने गए एमएलए, 35। और उन 35 में से
9 पश्चिम बंगाल के थे, 9, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी वहाँ थे, और 8 राजस्थान से थे। 9 और 8 हुए 17, और 35 के आधा लगभग हो गया इन 2 प्रांतों से। और वहाँ पर पहला संकट पैदा हुआ। मैं जिससे डायरेक्टली संबंधित था, परिचित था, और वो संकट ये पैदा हुआ कि जो घोषणा पत्र डॉक्टर मुखर्जी ने तैयार किया था, उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि मेरी एक नई पार्टी बनी है, भारतीय जनसंघ, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में जागीरदारी, रजवाड़े ये फिट नहीं बैठते। रजवाड़े भी समाप्त होने चाहिए, जागीरदारी प्रथा भी समाप्त होनी चाहिए। और ये उन्होंने लिख करके उसमें रखा, और जो हमारे 8 लोग चुने गए थे वो 8 के 8 जागीरदार थे राजस्थान के। तो मुझे याद है कि जो आरंभिक विधेयक कांग्रेस पार्टी ने रखे, उनमें से एक विधेयक था अबॉलिशन ऑफ जागीरदारी। तो हमारे इन 8 लोगों ने कहा, 8 ने तो नहीं तो कुछ अधिकांश लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये जो डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है हम इसको नहीं मानते, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप कहते हो कि हमको ये इस विधेयक का कांग्रेस पार्टी जो ला रही है उसका समर्थन करना चाहिए, हम तो नहीं करेंगे। और हमारे लिए संकट की स्थिति, हम सबकी आयु बहुत कम थी उन लोगों से, वो सब बड़े बड़े लोग थे, और उनमें से एक जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने जब अपना स्पीकर चुना तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी जो है उसके 8 एमएलए है, तो हमको इसमें आपत्ति नहीं कि आपका एक एमएलए जो है वो डिप्टी स्पीकर हो जाए, उसको कर दीजिए, एक विपक्ष का हो जाएगा। और हमने उनमें से एक जो हमको सबसे वरिष्ठ लगता था, उनका नाम था लाल सिंह जी, वो मेवाड़ से थे, उनको हमने डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया। तो उन सहित कई लोगों ने कहा हम नहीं मानते तुम्हारी ये जागीरदारी प्रथा वाली बात डॉक्टर मुखर्जी के। और हमने एक SOS भेजा, टेलीफोन करके डॉक्टर मुखर्जी से बात की, उनको कहा कि संकट है हमारे लिए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि शनिवार इतवार को संसद नहीं होती मेरी, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, मैं आ जाऊंगा। और मुझे जहाँ तक पूरा स्मरण नहीं, लेकिन पंडित दीनदयाल जी भी शायद साथ उनके आए थे, क्योंकि उन्होंने पंडित दीनदयाल जी को कानपुर के अधिवेशन के बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया था। और वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने उस समय दिया कि मेरा पंडित जी से संबंध अभी आया है, कानपुर में आया है, और उनको जितना मैंने निकट से देखा है, मुझे तो लगता है कि मेरे पास अगर 5-6 भी दीनदयाल जी होते तो मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल देता। ये पहला उन्होंने उनके बारे में एक मत प्रकट किया था कि जिसके कारण सब लोग प्रभावित, उनको उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। और उस जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ शायद वो भी उसमें आए थे जयपुर उस समय, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी तो आए थे। और डॉक्टर मुखर्जी ने आने से पहले हमको कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आकर के विधायकों से बात करूँगा, सभी एमएलए से उनको कहिए कि मैं मिलूँगा उनसे, और सार्वजनिक सभा भी एक आयोजित करिए आप, ठीक है। और मज़ा ये है कि वो आए, और उस दिन इन 8 में से 6 लोग जो है ना, 6 एमएलए, वो हमको कह कर के कि हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और डॉक्टर मुखर्जी वैसे भी हम जानते हैं कि वो क्या हमको कहने वाले हैं, और हम मानने वाले नहीं हैं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम क्यों जागीरदारी अबॉलिशन का समर्थन करें, ये आत्महत्या थोड़ी करेंगे हम नहीं करेंगे। और वो चले गए 6 लोग, अकेले 2 रहे, और वो 2 मिले डॉक्टर मुखर्जी से। हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा संदेश है उनका, बाकी जो 6 लोग हैं। और उन्होंने उस समय कुछ न कह करके सार्वजनिक सभा में बोलते हुए कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी नई बनी है भारतीय जनसंघ के नाम से,
और मैं मानता हूँ कि वह एक विचारधारा से जुड़ी हुई, आदर्शवाद से जुड़ी हुई एक प्रभावी पार्टी बने। और इसीलिए अगर वो कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित करती है चुनाव से पहले, तो ये उसका जनता को वचन है। और मैंने अपना वचन जो दिया है, मेरे अपने ही एमएलए वो अगर उसको मानने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने साथियों को कहता हूं उनको मनाने की कोशिश करिए कि वो मैनिफेस्टो को माने। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानते तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में भी संकोच मत करना। ये पहला सबक हमने उस समय सीखा जब छोटी सी पार्टी थी, शैशव अवस्था में पार्टी थी। सिखाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय। कम से कम बातचीत में तो उन्होंने भी हमको यही कहा था कि जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है वही सही है बात, और करो। और 6 लोगों को एक्सपेल किया गया पार्टी से। मैं कई बार सोचता हूं कि कौन सी पार्टी ऐसी होगी। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को कहता हूं कि आप में से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जितनी मात्रा में भारतीय जनसंघ और आगे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही आप अधिक योग्य सेवा देश की कर सकेंगे। और जहां तक उनके कश्मीर का सवाल है, तो वहां निर्णय हुआ जब उन्होंने बताया, संदेश दिया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो उस सारे अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव कोई था, मुख्य संकल्प था, तो वो ये था कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण भारत के साथ विलीनीकरण के लिए भारतीय जनसंघ सार्वदेशिक आंदोलन करेगा, देश भर में आंदोलन करेगा, अलग अलग स्थानों पर, और जरूरत होगी तो देश भर के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर को जाएंगे। और जो हुआ, माने एक हमारे लिए गर्व की बात है कि पहला सार्वदेशिक आंदोलन वो जम्मू कश्मीर के पूर्ण इंटीग्रेशन के लिए, पूर्ण विलीनीकरण के लिए हुआ। और मुझे याद है कि जब डॉक्टर मुखर्जी ने ये घोषणा की कि ये आंदोलन होगा, तो उसी के बाद उन्होंने ये भी निर्णय किया कि मैं उससे पहले देश के अलग अलग भागों में जाऊंगा। ये जो संकल्प हमने किया है, उस संकल्प के महत्व को जनता तक पहुंचाने के लिए। और उसमें निर्णय हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश के अलग अलग भागों में जाएंगे, तो उनके सहयात्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ साथ जाएंगे। और मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन दिनों में राजस्थान में था और कोटा में था, और मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब कोटा से डॉक्टर मुखर्जी गुजरे थे और अटल जी भी उनके साथ साथ ट्रेन से, सारी यात्रा ट्रेन से ही थी और कोई सवाल नहीं था किसी प्रकार का। और मैं जब रेलवे स्टेशन पर उनको मिलने गया, तो दोनों से मिला था। और मुझे बहुत बार याद आता है कि उसका एक फोटोग्राफर ने, किसी ने फोटो लिया उसका, और वर्षों तक मैं जब राजस्थान में था तो वो फोटो जिसमें डॉक्टर मुखर्जी और अटल जी और मैं, हम तीनों साथ साथ खड़े बातचीत कर रहे हैं, वो जयपुर के कार्यालय में वर्षों तक वो फोटो लगा रहा था। और उस फोटो की विशेष स्मृति मेरे मन में जो वो ये है, वो ये कि डॉक्टर मुखर्जी तो उनका शरीर भारी तब भी था, आखिर तो उसके लेकिन अटल जी जो है और मेरे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है उसमें। तब स्थिति ये थी। मुझे याद है कि बाद में जब मैंने अपनी माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक लिखी थी, तो उसके लिए जो मैं फोटोज ढूंढ रहा था,
तो उसकी मैंने बहुत तलाश की, मुझे नहीं मिली वो, न जयपुर में मिली न कोटा में मिली। और कभी कभी कोई न कोई फ़ोन करके कहता नहीं मुझे मिल गई है, मैं आपको देता हूँ, अभी तक तो नहीं मिली है। कभी मिल जाए तो अच्छी लगेगी मुझे। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे तनिक भर भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वहाँ से वो कोटा से गुजर करके जा रहे थे दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली से आगे पंजाब होकर के और जम्मू गए। और जम्मू में आप सोचिए कि उनको गुरदासपुर में या शायद पठानकोट में वहाँ का पंजाब सरकार का अधिकारी आकर के मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था कि कोई भी कश्मीर के बाहर का व्यक्ति और अंदर आना चाहे तो बिना परमिट के नहीं आ सकता, और परमिट सिस्टम लागू कर दिए गए। तो जब डॉक्टर मुखर्जी ने इस आंदोलन का निर्णय किया तो उन्होंने ये भी तय किया कि आंदोलन का स्वरूप होगा कि हम जो संविधान के अनुसार हिंदुस्तान का कोई नागरिक कहीं पर भी जा सकता है, भारत के किसी कोने में जा सकता है, ये व्यवस्था है। तो ये जम्मू कश्मीर को कौन सा ऐसा अधिकार है कि वो परमिट सिस्टम के आधार पर किसी को प्रवेश अंदर करे? तो हम इस परमिट सिस्टम को डिफाई करके अंदर जाएंगे और हिंदुस्तान के बाकी भागों से भी लोग इसको अमान्य करके, इसको तोड़ करके अंदर प्रवेश करके जाएंगे, और वही आंदोलन का प्रमुख रूप होगा। न केवल इतना, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता, लेकिन हमारे लोग जाकर के तिरंगा झंडा भी लहराएंगे वहाँ पर। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि तिरंगा झंडा लहराते हुए कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रजा परिषद के थे, भारतीय जनसंघ के थे, वो शहीद हुए वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराते हुए, जिनमें से कुछ लोगों का सम्मान, पिछले एक विधवा थी जिसका सम्मान अभी कुछ ही दिन पहले मैंने माधोपुर में किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और उस माधोपुर जो है वो पंजाब में पड़ता है, पठानकोट के पास में, कुछ 5-6 किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर होगा पठानकोट से। लेकिन पठानकोट होकर के कोई अगर जम्मू जाता है तो माधोपुर रावी नदी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, और वहाँ से पुल शुरू होता है जो जम्मू में प्रवेश करता है। तो वहाँ आकर के उनको कहा गया कि हमको पंजाब सरकार का आदेश है कि डॉक्टर मुखर्जी जब आएंगे यहाँ पर पठानकोट तो उनके पास परमिट हो या ना हो, आप उनको माधोपुर में नहीं रोकेंगे, आप उनको पुल पर जाने देंगे। योजना थी, मिली हुई योजना थी भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर की सरकार की कि इनको पंजाब में बंदी मत बनाओ, इनको बंदी बनाना है तो जम्मू कश्मीर बंदी सरकार बनाए, जानबूझ करके। इट वाज बिल्कुल स्पष्ट था। जब यहाँ का आकर के और सीनियर ऑफिसर कहता है उनको कि मुझे हिदायत है कि आपको जाने दिया जाए, नहीं तो नॉर्मली बिना परमिट के किसी को पुल पर प्रवेश करने भी नहीं दिया जाता। इसमें क्या किया उन्होंने कि उस पुल पर जीप भी जा सकती थी, जीप गई थी उस पुल पर, और वो जीप में डॉक्टर मुखर्जी थे, उनके साथ 2-3 और जो लोग गए थे वो थे, और अटल जी भी उसमें साथ थे। आधी पुल पर पुलिस का जत्था खड़ा था, जम्मू कश्मीर की पुलिस खड़ी थी। उन्होंने जीप को रोका और डॉक्टर मुखर्जी से पूछा कि आपके पास परमिट है? उन्होंने कहा नहीं, परमिट नहीं है, मैं सांसद हूँ और संविधान भारत का मुझे अधिकार देता है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, देख सकता हूँ, और मैंने परमिट नहीं लिया है, आपको जो करना है करिए। तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, और उसके बाद उन्होंने अटल जी को कहा कि आप लौट करके जाइए, देश को बताइए कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका हूँ, बिना परमिट के, चाहे बंदी के रूप में, लेकिन मैं प्रवेश कर चुका हूँ।
ये संदेश जाकर के देश को बता दो। ये हुआ मई के महीने में, और उसके मई जून इन दोनों महीनों में देश भर से हजारों कार्यकर्ता इसी प्रकार से परमिट सिस्टम तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए, और उनको तो सबको बंदी बना दिया गया। और मुझे याद है कि मैं 23 जून 1953 को मैं जयपुर में था, और उसका परिणाम हुआ, बहुत देश भर में आक्रोश पैदा हुआ, बहुत प्रदर्शन वगैरह हुए, सब हुए, और उसका परिणाम हुआ तुरंत, जो जिसको कह सकते हैं अगर कोई सदपरिणाम हुआ तो ये हुआ कि परमिट सिस्टम तुरंत खत्म हो गया। परमिट सिस्टम ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो भी वहाँ का प्रमुख था उसको सदर रियासत कहते थे, राज्यपाल नहीं कहते थे। इसके कारण ही नारा था, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे, राष्ट्रपति का अधिकार वहाँ पर भी होना चाहिए। उसी प्रकार से एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे। तो उस दिन के बाद से लेकर के, उस दिन से नहीं लेकिन उसके कुछ समय बाद से लेकर के, एक तो सदर रियासत समाप्त होकर के राज्यपाल हो गया। फिर शेख अब्दुल्ला को तब तक प्रधानमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, तो वो बदल दिया गया उनको उस दिन। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री कहने लगे। उसी प्रकार से तब तक वहाँ जो चुनाव होते थे, उन चुनावों पर प्रदेश की जो इलेक्शन आयोग था उसी का अधिकार था, केंद्र के इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं था। तो उस दिन से इलेक्शन कमीशन का भी जो विस्तार था वो जम्मू कश्मीर तक हो गया, और फिर साथ साथ उसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका भी अधिकार क्षेत्र वहाँ तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट का भी, वहाँ हाई कोर्ट का था, वो सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया। ये सारी की सारी बातें जो जन आक्रोश पैदा हुआ देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस रहस्यपूर्ण मृत्यु के कारण, उसके कारण हुआ। ये सारी चीज़ें हो गई। कभी कभी वहाँ के कुछ लोग ये भी कभी कभी मांग करते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ है, उस डाइल्यूशन को ख़त्म करके ओरिजिनल 370 की कल्पना जो थी वो रिस्टोर करनी चाहिए। मैं उस पर आज नहीं जाता हूँ। आने वाली 6 तारीख को मैंने एक पुस्तक का विमोचन करना है, तब उसमें उस विषय पर बोलूँगा। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा आघात था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस प्रकार से निधन, लेकिन साथ साथ उसके जो बाद के परिणाम हुए, वह बाद के परिणाम हमारी पार्टी को इस बात का गर्व करने का अवसर देते हैं कि हमारे दल के महान संस्थापक ने अपने बलिदान के द्वारा इतने इतने परिवर्तन जम्मू कश्मीर के स्थिति में ले आए, अपने बलिदान के कारण वो ले आए, वे हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि स्वतंत्र भारत में जो पहले बलिदानी हुए वे हमारे नेता हुए, हमारे संस्थापक हुए, और हम जितनी मात्रा में उनके पद चिन्हों पर चल करके और कार्य कर सकेंगे, उतनी मात्रा में हम देश की महानता में योगदान करेंगे। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई, आप सब जो लोग यहाँ पर आए हैं कि इस कार्य के लिए आकर के और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रेष्ठता के बारे में आपने जो परिचय प्राप्त किया उसके बारे में।